हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 1। बच्चों, जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ये मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे डे बाय डे आपके लिए अपलोड होते रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के मॉक टेस्ट को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बच्चों मैं आपको जो समय देता हूं वो है 20 सेकेंड्स। तो 20 सेकेंड्स का टाइम आपका शुरू होता है अब। चलिएगा बच्चों, समय हुआ समाप्त। अब देखते हैं इसका आंसर। एफ को डी से मिलाना है तो बच्चों देखिएगा, एफ यहां है, डी यहां है। सीधे सीधे हमें ओपन साइड चेक करनी है। बच्चों, यहां जो ओपन साइड है वो एफ की तरफ है, यहां भी ओपन साइड एफ की तरफ है, यहां भी ओपन साइड एफ की तरफ है और इक्वल क्या करता है, ओपन साइड को दोनों तरफ पास कर देता है। तो अल्टीमेटली यदि ओपन साइड एफ की तरफ चल रही है तो हम यही कहेंगे कि ओपन साइड फाइनली एफ की तरफ ही होनी चाहिए। अब यदि कंक्लूजन में ओपन साइड एफ की तरफ है तो कंक्लूजन सही है, और यदि कंक्लूजन में ओपन साइड एफ की तरफ नहीं है तो कंक्लूजन गलत है। तो आइए जरा देखते हैं। आप बच्चों देख सकते हैं यहां ओपन साइड एफ की तरफ है तो ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है। अब सेकंड की बात करेंगे। सेकंड में पी को डब्ल्यू से मिलाना है, तो चलिएगा बच्चों पी को डब्ल्यू से मिलाते हैं। पी को डब्ल्यू से जब मैंने मिलाया तो ध्यान दीजिए कि यहां ओपन साइड है डब्ल्यू की तरफ, बट यहां जो ओपन साइड है वो पी की तरफ है। बच्चों, ऐसे साइन जब भी आ जाते हैं किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में तो इनको बोलते हैं अपोजिट साइन, और ड्यू टू अपोजिट साइन पी और डब्ल्यू के बीच में रिलेशन को स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। ओनली फर्स्ट आपका स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। आपका समय शुरू होता है। ओके बच्चों, समय हुआ समाप्त। अब देखिएगा, H को B से मिलाना है तो H को B से मिलाते हैं। चलिएगा, यहां ओपन साइड है H की तरफ, यहां ओपन साइड दोस्तों किधर आ गई, यहां ओपन साइड आ गई B की तरफ। अल्टीमेटली पिछले क्वेश्चन के जैसे यहां अपोजिट साइन दिखाई देते हैं तो यह रिलेशन को स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता ड्यू टू अपोजिट साइड। अब चलते हैं आगे। F को S से मिलाना है तो ये लीजिए F को S से मिला देते हैं। ओपन साइड दोस्तों इधर है, जो ओपन साइड है वो एस की तरफ है, लेकिन यहां जो ओपन साइड है वो एफ की तरफ है। अल्टीमेटली इनको भी बच्चों ओपन मतलब अपोजिट साइड ही कहते हैं, अपोजिट साइन कहते हैं। तो अपोजिट साइन होने की वजह से सेकंड कंक्लूजन भी आपका स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करेगा। दोनों ही यदि फॉलो नहीं करते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड विल फॉलो द स्टेटमेंट्स। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, समय शुरू होता है। ओके बच्चों, समय हुआ समाप्त। अब देखिएगा, Q को F से मिलाना है तो ये लीजिए Q को F से मिलाते हैं। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, R का रिलेशन F के साथ में है कि R एंड F दोनों इक्वल हैं। यदि R एंड F इक्वल हैं तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जहां पे R होगा वहां पे F को प्लेस किया जा सकता है। तो देखिए यहां R है, यदि मैं यहां F को प्लेस कर दूं तो अब आप चेक करके बताइए Q का रिलेशन F के साथ क्या बनेगा कि Q इज ग्रेटर देन F। तो Q इज ग्रेटर देन F, 100% रिलेशन बस यही बनेगा। अब कंक्लूजन में Q को F से बड़ा भी कर रखा है, प्लस में बराबर भी कर रखा है, जबकि बराबर की रिक्वायरमेंट हमें नहीं थी। Q और F में बस एक ही रिलेशन बनेगा और वो होगा Q F से केवल बड़ा है। इक्वल की रिक्वायरमेंट हमें नहीं थी, इसने लगा दिया है तो इसने गलत कर दिया है। तो इस कंक्लूजन को हम क्या करेंगे, रॉन्ग डिक्लेयर करेंगे। अब सेकंड में T को F से मिलाना है तो चलिएगा T को F से मिलाते हैं।
ओपन साइड बच्चों किधर है, टी की तरफ, ओपन साइड किधर है, टी की तरफ, इक्वल से भी ओपन साइड किधर है, टी की तरफ। तो फाइनली कंक्लूजन के अंदर भी ओपन साइड टी की तरफ होनी चाहिए। यस बच्चों, ओपन साइड टी की तरफ है तो सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा, और यदि सेकंड फॉलो करता है तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हुआ। आगे बढ़ना होगा। अब बच्चों यदि आप सोच रहे हैं कि इक्वल भी तो दिख रहा है, तो बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि टी और एफ के बीच में यदि इक्वल एक जगह पर भी ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें कंक्लूजन में टी और एफ के बीच में इक्वल नहीं चाहिए। तो इसने देखो इक्वल नहीं लगाया, तो हमने इसलिए इसे सही किया है। यदि ये इक्वल लगा देता तो फिर इसको हम गलत कर देते। ठीक है, ध्यान से सुनना है, समझना है इस बातों को। ओके, तो यहाँ पे 20 का करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपका समय शुरू होता है। ओनली फॉर 20 सेकंड से ध्यान रखिए। ओके फ्रेंड्स, अब सुनना जरा, एस को पी से मिलाना है। अब मेरी बात सुनो, फर्स्ट वाले कंक्लूजन को मैं देखते के साथ ही रॉन्ग डिक्लेयर कर रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ऐसा कैसे कर दिया, तो सुनो मेरी बात बच्चों, यहां है ना कंक्लूजन में पी को बराबर कर रखा है। तो यदि ये कंक्लूजन सही है तो फिर स्टेटमेंट के अंदर भी पी बराबर का रिलेशन बनाना चाहिए, यानी पी बराबर का रिलेशन फॉरवर्ड करेगा तभी तो यहां ये सही होगा कंक्लूजन। यदि बराबर का रिलेशन फॉरवर्ड नहीं करेगा स्टेटमेंट के अंदर तो इसको हम देखते के साथ ही गलत कर देंगे। आप देखिए बच्चों, यहां पे पी एक बार यूज किया गया है और पी है ना बराबर का रिलेशन फॉरवर्ड नहीं करता, और यहां कंक्लूजन में पी के साथ इक्वल का रिलेशन दिखा रखा है। तो क्या ये कभी सही हो सकता है? नहीं बच्चों, ये कभी सही नहीं हो सकता, ये कंक्लूजन हमेशा गलत होगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंक्लूजन नंबर 2 के ऊपर। आर को पी से मिलाना है, तो आर यहां है, पी यहां है, मिलाने वाला कॉमन फैक्टर क्यू है, तो क्यू को लिख लेते हैं हम सेंटर पॉइंट पे। आर का रिलेशन क्यू के साथ में है कि आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, और क्यू का रिलेशन पी के साथ में है कि क्यू इज ग्रेटर देन पी। तो फाइनली बच्चों ध्यान से देखो, आर और पी के बीच में ओपन साइड यहां है आर की तरफ, और यहां भी बच्चों ओपन साइड है आर की तरफ। तो फाइनली कंक्लूजन के अंदर भी ओपन साइड यदि आर की तरफ है तो कंक्लूजन सही है, अदरवाइज कंक्लूजन गलत है। यस बच्चों, यहां ओपन साइड आर की तरफ है तो ये बिल्कुल सही है। इक्वल बच्चों यहां तो यूज किया गया था, बट इक्वल यहां यूज नहीं किया था, तो आर और पी के बीच में इक्वल नहीं आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यदि कंक्लूजन आर और पी के बीच में इक्वल लगा देगा तो उस कंक्लूजन को गलत कर देंगे, और यदि नहीं लगाता है, ओपन साइड को आर की तरफ रखता है, तो उस कंक्लूजन को सही कर देंगे। तो सेकंड में देखिएगा, आर और पी के साथ में इक्वल का साइन यूज नहीं किया गया, इसलिए इसको मैंने करेक्ट किया है। आपका केवल सेकंड कंक्लूजन सही है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हुआ। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों, आपका समय शुरू होता है। ओके फ्रेंड्स, टाइम ओवर। अब देखिएगा, एस को एफ से मिलाना है, तो ये लीजिए एस को एफ से मिलाते हैं। एस और एफ को जब हम मिलाते हैं तो बीच में नजर आ रहे हैं अपोजिट साइन, तो फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करेगा। बात करेंगे सेकंड की। सेकंड में y को t से मिलाना है, तो ये लीजिए y को t से मिलाते हैं। बच्चों यहां ओपन साइड है y की तरफ, यहां ओपन साइड है y की तरफ, और इक्वल से भी हम यही कहेंगे कि ओपन साइड किधर है, y की तरफ। तो फाइनली कंक्लूजन के अंदर भी यदि ओपन साइड y की तरफ है तो कंक्लूजन सही है, और यदि कंक्लूजन में ओपन साइड y की तरफ नहीं है तो कंक्लूजन गलत है। बच्चों देखिएगा, यहां जो ओपन साइड है वो y की तरफ ही है, तो इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा, फर्स्ट नहीं करेगा। दैट इज वाई हम यहां जो आंसर देंगे ऑप्शन बी देंगे। अब चलते हैं अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बच्चों आपको समय मिलेगा 30 सेकंड का। आपका समय शुरू होता है। समय हुआ समाप्त। अब देखिएगा इसका आंसर क्या होगा।
तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ओनली अ फ्यू कीबोर्ड इज लैपटॉप, तो बच्चों इसको क्या बोलेंगे, सम कीबोर्ड इज लैपटॉप एंड सम कीबोर्ड इज नॉट लैपटॉप, क्योंकि ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम प्लस सम नॉट। सेकंड को देखिएगा, सम लैपटॉप आर मॉनिटर, तो सम लैपटॉप आर मॉनिटर, बच्चों डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। नो मॉनिटर इज आईसी, कोई भी मॉनिटर बच्चों आईसी नहीं है, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। तो डायग्राम की जो स्टोरी है वो यहां पे कंप्लीट होती है। अब चलते हैं आगे। फर्स्ट कहता है सम कीबोर्ड इज नॉट लैपटॉप, यानी कुछ कीबोर्ड ऐसे होने चाहिए जो लैपटॉप नहीं है। अब यहां श्योरिटी में पूछा है, श्योरिटी में पूछा है, तो श्योरिटी का कंक्लूजन बच्चों एक ही बात कहता है कि जो पूछा गया है वो डायग्राम में दिखना भी चाहिए, यानी कुछ कीबोर्ड ऐसे होने चाहिए डायग्राम के अंदर जो लैपटॉप में ना जाएं। तो आइए जरा चेक करते हैं बच्चों, ये वाले जो कीबोर्ड हैं क्या ये कभी लैपटॉप में जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। डायग्राम के अंदर ये बात हमें श्योरिटी में दिखाई देती है और कंक्लूजन ने भी श्योरिटी में ही पूछा है, तो बताइए बच्चों ये कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही है। सेकंड की बात करेंगे, ऑल लैपटॉप बीइंग आईसी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे लैपटॉप के आईसी होने की संभावना है क्या। बच्चों आप पहले तो ये चेक करो, क्या सारे लैपटॉप आईसी हैं क्या, नहीं, सारे लैपटॉप आईसी नहीं है। अब आप बच्चों ये चेक कीजिए, क्या सारे लैपटॉप आईसी के अंदर जा सकते हैं क्या, नहीं बच्चों नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि कुछ लैपटॉप ऐसे हैं जो मॉनिटर को टच करते हैं, तो वो वाले लैपटॉप जो मॉनिटर को टच करते हैं, यदि हम सभी लैपटॉप को आईसी में भेजेंगे तो वो वाले लैपटॉप जो मॉनिटर को टच करते हैं वो भी आईसी के अंदर चले जाएंगे और मॉनिटर का आईसी के साथ में रिलेशन बन जाएगा, जबकि क्लियर कट मॉनिटर और आईसी में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने पॉसिबिलिटी का केस पूछा था और हम कह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है। तो ओनली आपका फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपका समय शुरू होता है अब। ओके बच्चों समय हुआ समाप्त। अब देखिएगा इसका आंसर क्या है। सबसे पहले डायग्राम की स्टोरी कंप्लीट करते हैं। ऑल समर इज विंटर, तो ऑल समर इज विंटर डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ओनली अ फ्यू विंटर इज क्लाउड, तो बच्चों क्या बोलेंगे, सम विंटर इज क्लाउड एंड सम विंटर इज नॉट क्लाउड। चलो, नो क्लाउड इज क्लाइमेट, तो ये आपका क्लाउड है और बच्चों इसने बोला है कि नो क्लाउड इज क्लाइमेट, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। डायग्राम की स्टोरी यहां पे होती है कंप्लीट। फर्स्ट कहता है सम क्लाउड इज नॉट विंटर इज अ पॉसिबिलिटी, यानी आपसे संभावना का केस पूछ रहा है कि कुछ क्लाउड विंटर नहीं है, इस बात की कोई संभावना है क्या। तो बच्चों देखिएगा, क्लाउड का विंटर के साथ में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो सारे क्लाउड विंटर के अंदर जा सकते हैं और नहीं भी जा सकते। अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहता हूं कि क्लाउड का विंटर के साथ में डाउट का केस है। अब डाउट आपका चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अब बच्चों इसने नॉट वर्ड यूज करा है तो ये एक नेगेटिव डाउट है। जहां कहीं पर भी डाउट होगा बच्चों, वहां पे इज अ पॉसिबिलिटी का केस बिल्कुल सही होता है। तो यहां पे डाउट का केस है और इसने इसको इज अ पॉसिबिलिटी में डाल रखा है, तो ये कंक्लूजन बिल्कुल स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। तो फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। अब यदि मान लो इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर देता ना बच्चों, यदि ऐसा हो जाता कि सम विंटर इज नॉट क्लाउड इज अ पॉसिबिलिटी, तो फिर ये कंक्लूजन गलत हो जाता, क्योंकि मेरे पास 100% श्योरिटी के अंदर कुछ विंटर हैं जो क्लाउड के अंदर नहीं जा सकते। देखो ये वाले विंटर क्लाउड के अंदर नहीं जाएंगे, तो इस बात को तो हम श्योरिटी से कह सकते हैं। जिस चीज की आपको श्योरिटी होती है उसको कभी भी पॉसिबिलिटी में नहीं डाला जा सकता। तो इसने क्लाउड का पूछा था, इसलिए हम कह रहे हैं कि यस पॉसिबल है। यदि विंटर का पूछता तो हम इसको गलत कर देते। सेकंड को देखिएगा बच्चों, सेकंड क्या कहता है, सम समर इज क्लाउड, ये आपसे श्योरिटी में पूछ रहा है। कुछ समर क्लाउड होने की संभावना है क्या, सॉरी कुछ समर क्लाउड हैं, यदि डायग्राम में दिखाई देते हैं तो बिल्कुल सही है कंक्लूजन, और यदि डायग्राम में दिखाई नहीं देते हैं तो कंक्लूजन गलत है। तो देखिएगा समर यहां है, क्लाउड यहां है,
बच्चों समर और क्लाउड का कुछ पोर्शन आपस में कनेक्ट ही नहीं हो रहा। श्योरिटी में पूछा जरूर गया था बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया, इसलिए आपका सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करेगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब चलना होगा अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ओके फ्रेंड्स, समय हुआ समाप्त। अब देखिएगा, नो टेबल इज चेयर, तो नो टेबल इज चेयर डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, नो चेयर इज बेंच, कोई भी चेयर बेंच नहीं है, तो डायग्राम बच्चों कुछ ऐसा बनेगा। आगे बढ़िएगा, ओनली आ फ्यू बेंच आर बॉक्स, तो ये तो आपके बेंच हैं। अब इसने बोला है ओनली आ फ्यू बेंच आर बॉक्स, तो इसको बोलेंगे सम बेंच आर बॉक्स एंड सम बेंच आर नॉट बॉक्स, क्योंकि ओनली आ फ्यू का मतलब क्या होता है, सम प्लस सम। फर्स्ट आपसे कहता है सम बॉक्स बीइंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कुछ बॉक्स टेबल होने की संभावना है। आप देखिएगा कि बॉक्स यहां है, टेबल यहां है, तो बॉक्स एंड टेबल में किसी भी प्रकार का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ। हालांकि बच्चों टेबल का रेस्ट्रिक्शन चेयर के साथ में है, लेकिन टेबल का रेस्ट्रिक्शन बॉक्स के साथ में नहीं है। तो टेबल और बॉक्स आपस में रिलेशन बना सकते हैं, इनमें हर बात की संभावना सही होगी। तो इसने सम की संभावना पूछी है बच्चों, तो बिल्कुल सही है। हम ये कह रहे हैं कि टेबल और बॉक्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो यहां पे हर बात की संभावना होगी ही होगी, तो पहला कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। ऑल बॉक्स बीइंग बेंच इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे बॉक्स बेंच में जा सकते हैं क्या? यस बच्चों, यदि ये सभी बेंच को बॉक्स के अंदर भेजता तो हम ये कह देते कि ये वाले जो बेंच हैं ये बॉक्स के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका तो बॉक्स के साथ में रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन इसने बेंच का नहीं पूछा, इसने ऑल बॉक्स का पूछा है। तो यस बच्चों, सारे बॉक्स तो बेंच के अंदर जा सकते हैं, इट इज पॉसिबल। और इसने भी आपसे पॉसिबिलिटी का ही केस पूछा है, और हम भी कह रहे हैं पॉसिबल है, तो सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा, और दोनों यदि फॉलो करेंगे तो ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब चलना होगा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, समय हुआ समाप्त। अब देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। ऑल मिल्क इज वाटर, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ऑल मिल्क इज वाटर। आगे बढ़ो, ऑल वाटर इज ऑयल, जितने भी वाटर हैं वो ऑयल हैं, डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। ओनली आ फ्यू ऑयल इज लिक्विड, तो बच्चों इसको बोलेंगे सम ऑयल इज लिक्विड एंड सम ऑयल इज नॉट लिक्विड। तो ये लीजिए डायग्राम में इसको शो कर देते हैं। चलो अब देखिएगा फर्स्ट क्या कहता है, ऑल मिल्क इज ऑयल, जितने भी मिल्क हैं वो ऑयल के अंदर दिखने चाहिए, क्योंकि ये कंक्लूजन श्योरिटी का है। श्योरिटी का कंक्लूजन एक ही बात कहता है कि जो डायग्राम जो कंक्लूजन में पूछा गया है वो डायग्राम के अंदर दिखना भी चाहिए। दोस्तों यस, हम कह सकते हैं कि जितने भी मिल्क हैं वो ऑयल के अंदर दिखाई दे रहे हैं, श्योरिटी में पूछा था, डायग्राम में भी दिखाई देता है, तो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। नो वाटर इज लिक्विड, यानी वाटर और लिक्विड के अंदर रेस्ट्रिक्शन दिखना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या लिक्विड एंड वाटर में कोई रेस्ट्रिक्शन है? नहीं है। हालांकि लिक्विड का रेस्ट्रिक्शन ऑयल के साथ में था बट वाटर के साथ में नहीं था, तो वाटर एंड लिक्विड एक दूसरे के पास जा सकते हैं। तो कुल मिला के यहां पे श्योरिटी में पूछ रहा था, लेकिन डायग्राम में श्योरिटी में दिखाई नहीं दिया, तो ये कंक्लूजन हो जाएगा आपका गलत, और आपका फर्स्ट स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, तो ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर होगा। अब अगले सवाल पे चलना होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिएगा, समय हुआ समाप्त। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ओनली स्टूडेंट इज ऑनेस्ट। तो बच्चों इसका मैंने आपको तरीका बता रखा है कि ओनली को रिवर्स करके बोलेंगे ऑल ऑनेस्ट इज स्टूडेंट। इसका तरीका मैंने बता रखा है आपको, मैंने एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाया था बच्चों, ओनली एंड ओनली ऑफ यू के ऊपर। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके एक बार जाकर उस वीडियो को देख लेना, ताकि आपका ये डाउट क्लियर हो सके। तो ओनली स्टूडेंट इज ऑनेस्ट, तो बच्चों इसको रिवर्स करके बोलेंगे ऑल ऑनेस्ट इज स्टूडेंट। तो ऑल ऑनेस्ट इज स्टूडेंट डायग्राम बच्चों कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और इस ऑनेस्ट के ऊपर इस ओनली वर्ड की वजह से लगेगा रेस्ट्रिक्शन। कहने का मतलब यह हुआ बच्चों कि ऑनेस्ट के पास सिर्फ स्टूडेंट जा सकता है, ऑनेस्ट के पास और कोई भी यदि एलिमेंट होगा तो वो नहीं जाएगा, रेस्ट्रिक्शन लग गया है। सेकंड कहता है नो एनिमल इज स्टूडेंट, कोई भी एनिमल आपका स्टूडेंट नहीं है, तो ये लीजिए। फिर कहता है ऑल पर्सन आर एनिमल, जितने भी पर्सन है वो एनिमल है, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। फर्स्ट आपसे बच्चों कहता है कि सम पर्सन बीइंग स्टूडेंट इज अ पॉसिबिलिटी। क्या ऐसी कोई संभावना है क्या कि कुछ पर्सन स्टूडेंट के पास जा सके? मैंने बच्चों आपको यह बताया कि स्टूडेंट का एनिमल के साथ में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है और जितने भी पर्सन है वो एनिमल के अंदर है। तो बताओ जरा, क्या पर्सन का रिलेशन कभी स्टूडेंट के साथ बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। अब ये आप बात कह रहे हैं, मतलब इस बात की कोई भी संभावना नहीं है और इसने पॉसिबिलिटी पूछी है और आपने मना कर दिया कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करेगा। सेकंड में नो ऑनेस्ट इज एनिमल, ये आपका श्योरिटी का कंक्लूजन है। तो श्योरिटी का कंक्लूजन बच्चों एक ही बात कहता है कि जो पूछा गया वो डायग्राम में दिखना चाहिए। तो नो ऑनेस्ट इज एनिमल, तो आप देखिएगा कि ऑनेस्ट का रिलेशन, मैंने आपको क्या बोला कि ऑनेस्ट का रिलेशन सिर्फ स्टूडेंट के साथ बन सकता है और ऑनेस्ट का रिलेशन एनिमल और पर्सन के साथ कभी नहीं बन सकता, क्योंकि ऑनेस्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो यस, हमें यहां पे ऑनेस्ट एंड एनिमल के बीच में एक नेगेटिव रिलेशन दिखाई देता है, इनके बीच में रेस्ट्रिक्शन दिखाई देता है। श्योरिटी में पूछा गया था, डायग्राम के अंदर भी दिखाई देता है। तो सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा, तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अब चलना होगा हमारे अगले सवाल पे। नेक्स्ट आपके सामने है और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं आपको समय दूंगा दोस्तों 50 सेकंड का। आपका समय शुरू होता है। चलेगा बच्चों, समय होता है समाप्त। अब देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। जो माइक्रोस्कोप के अंदर लेटर्स यूज किए गए हैं उनकी प्लेस वैल्यू मैंने नीचे नोट डाउन कर दी है। अब सीधे सीधे में हमें काउंटिंग करनी है। अब 13 से यदि स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आगे नहीं बनेगा। 9 से स्टार्ट करते हैं तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 9 से लेके 15 का पेयर तो एक तो ये बन जाएगा और 9 to 15 बन गया तो बच्चों 9 to 16 भी बन जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, आगे चलिएगा। अब 3 के बाद में 3 यहां पे है, 3 के बाद आगे बढ़ेंगे तो 4, 5, 6, 7, 8 नहीं बनेगा। अब यहां से स्टार्ट हो गया। अब यहां से देखो 18 के बाद 19, 20, 21 नहीं बनेगा। 15 से लेके 15 के बाद 16, 17, 18 नहीं बनेगा। 3 से देखो 3 के बाद 4, 5 नहीं बनेगा। 15 के बाद में 16 एक पेयर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। आगे बढ़ो। अब कुल मिला के आपने इधर की साइड से तो चेक कर लिया जो पेयर्स बन रहे थे, अब यही काम आपको रिवर्स ऑर्डर में भी चेक करना है। तो 5 के बाद देखिएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बन रहा। 16 से स्टार्ट करेंगे, 16 के बाद 17, 18, 19। तो बच्चों एक पेयर बन जाएगा आपके पास ये वाला, ठीक है। कुल मिला के हमारे पास 4 पेयर निकल के आ चुके हैं। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं एक बार। अब बच्चों ऑप्शन ए कभी सही नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में कह रहा है +3। हमारे 4 पेयर निकल चुके हैं। अब आगे जितने भी पेयर निकलते हैं तो +3 कहलाएगा। तो अल्टीमेटली इसका जो राइट आंसर होगा ना बच्चों, वो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है।
अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आपका समय शुरू होता है। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको समय मिलेगा दोस्तों 40 सेकंड का। समय हुआ समाप्त। अब देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग इन द लाइन, लाइन में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। फर्स्ट कहता है मयंक इज 30th फ्रॉम द लेफ्ट इन अ लाइन, यानी मयंक की पोजीशन एक लाइन में लेफ्ट से इसने दे दी 30। तो क्या इससे आंसर आ पाएगा? नहीं बच्चों, डेटा फर्स्ट इनसफिशिएंट है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। सेकंड की बात करेंगे बच्चों, सेकंड में क्या कहता है? सेकंड में कहता है मयंक इज 10th फ्रॉम द राइट इन अ लाइन, और मयंक है ना लाइन के अंदर राइट से 10th नंबर पे है। तो यस, यदि हम इन दोनों डेटा को मिला दें तो मयंक की हमें दोनों पोजीशन पता है, तो दोनों पोजीशन का यूज करके हम टोटल नंबर को निकाल सकते हैं। यदि हम इंडिविजुअल बेसिस पर देखें तो डेटा फर्स्ट इनसफिशिएंट है एज वेल एज डेटा सेकंड भी इनसफिशिएंट है, लेकिन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन ई होगा, बोथ डेटा आर रिक्वायर्ड टुगेदर, यानी दोनों डेटा की एक साथ हमें जरूरत है, तभी जाकर के हमारा प्रश्न का उत्तर आ पाएगा। तो ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही जवाब हुआ। तो चलिएगा अब चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस क्वेश्चन के लिए बच्चों आपको मिलते हैं 30 सेकंड का समय। ओके, समय हुआ समाप्त। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, लाइन का क्वेश्चन है इसलिए। लड़कों की एक लाइन में ए बाईं ओर से 10वां है। बच्चों ए की पोजीशन आपको दी गई कि ए लेफ्ट कॉर्नर से कितने नंबर पे? 10th नंबर पे। आगे बढ़ो। और बी राइट कॉर्नर से 9th नंबर पे है, और बोला गया कि बी आपका राइट कॉर्नर से है और कितने नंबर पे है? 9th पे। अगर ये दोनों अपनी अपनी पोजीशन को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो ए लेफ्ट से 15th हो जाता है। ठीक है बच्चों, यदि हम यहां पे इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करें तो यहां बी की जगह आ जाएगा ए और यहां ए की जगह आ जाएगा बी। इंटरचेंज करने के बाद ये कहता है कि ए की जो नई पोजीशन है वो लेफ्ट कॉर्नर से कितनी हो जाती है? 15 हो जाती है। तो ए की नई पोजीशन लेफ्ट कॉर्नर से 15 हो चुकी है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पंक्ति में कितने लड़के हैं, यानी आपसे टोटल नंबर पूछ रहा है। तो अब बच्चों अब देखिएगा, टोटल नंबर निकालने के लिए यदि हमें एक पर्सन की दोनों पोजीशन पता लग जाए तो उसकी दोनों पोजीशन जोड़ के -1 कर देते हैं। तो देखिएगा ए की लेफ्ट पोजीशन है 15 प्लस ए की राइट पोजीशन है 9, इन दोनों को जोड़ के -1 कर देंगे तो हमारे पास जो राइट आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 23। 15 और 24 -1 करेंगे 23। 23 का मतलब ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। और जिन बच्चों को इसका फॉर्मूला नहीं पता है मैं उन बच्चों के लिए फॉर्मूला भी लिख देता हूं। टोटल नंबर बराबर होता है लाइन के अंदर L प्लस R -1, और ये जो L प्लस R है ये सेम पर्सन का होना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं ए एक ऐसा पर्सन था जिसकी लेफ्ट पोजीशन और जिसकी राइट पोजीशन दोनों पता थी, तो दोनों जोड़ के -1 कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। अब चलना होगा बच्चों में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं बच्चों आपसे यही कहना चाहता हूं कि यदि क्लास आपको पसंद आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। अब चलते हैं, आपका समय शुरू होता है बच्चों। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 30 सेकंड। फ्रेंड्स समय हुआ समाप्त। अब देखिएगा ABCDE एक क्लास के 5 स्टूडेंट्स हैं। ए गॉट मोर देन बी, यदि ए को बी से ज्यादा मिला है तो लिस्ट के अंदर ए ऊपर होगा और बी नीचे होगा, क्योंकि ए के नंबर बी से ज्यादा हैं। ए गॉट मोर देन बी बट नॉट सी,
ए के नंबर बी से ज्यादा हैं लेकिन सी से नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि सी के नंबर ए से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, सी के नंबर ए से ज्यादा हो सकते हैं, और इसका मतलब ये भी हुआ बच्चों कि सी के नंबर ए के बराबर भी हो सकते हैं, क्योंकि इसने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि सभी के नंबर डिफरेंट हैं, कहीं नहीं बोला। यदि ये लाइन नहीं दी गई है तो सी और ए बराबर भी तो हो सकते हैं ना। यदि हम सी और ए को बराबर करते हैं तब भी ये लाइन आपकी जस्टिफाई होती है। अब देख सकते हैं आप कि ए के नंबर बी से ज्यादा है, बिल्कुल है, और ए के नंबर सी से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो यस ए के नंबर सी के बराबर आ रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि सी के नंबर ए से ज्यादा हो, तो इसके ए के नंबर सी से ज्यादा नहीं होंगे, दोनों ही कंडीशन के अंदर। अब चलते हैं आगे। डी गॉट मोर देन ई बट नॉट बी। डी के नंबर बी से तो ज्यादा हैं लेकिन ई से नहीं। एक सेकंड रुकिएगा, डी गॉट मोर देन ई, सॉरी, ये कह रहा है आपसे कि डी के नंबर ई से ज्यादा है लेकिन बी से नहीं है। तो डी के नंबर यदि ई से ज्यादा है और बी से नहीं है तो हो सकता है कि बी के नंबर डी से ज्यादा हो, और बच्चों ये भी हो सकता है कि बी और डी दोनों के नंबर बराबर हो, क्योंकि कहीं पर भी डिफरेंट मार्क्स का इसमें यूज नहीं किया गया कि सभी के मार्क्स डिफरेंट है, सभी की रैंक डिफरेंट है, ऐसा यहां पे यूज नहीं किया गया। तो बी और डी सेम रैंक पर आ सकते थे। क्वेश्चन ने पूछा है हु डिड गेट हाईएस्ट मार्क्स, सबसे ज्यादा नंबर किसने प्राप्त किए, तो मे भी पॉसिबल बच्चों कि सबसे ज्यादा नंबर सी के हों, और ये भी तो हो सकता है ना कि सबसे ज्यादा नंबर ए और सी दोनों के हों। तो कुल मिला के यहाँ पे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए बच्चों अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन के लिए समय होगा आपके पास 30 सेकेंड। ओके बच्चों, समय हुआ समाप्त। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अभी आपसे कहता है कि यदि प्रत्येक संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, ये कह रहा है आपसे कि जितने भी नंबर्स है ना, इनकी डिजिट्स को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट नहीं करना है, इनकी डिजिट्स को विद इन द नंबर, नंबर के अंदर ही डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संख्याओं की नई व्यवस्था में सबसे बड़ी होगी, तो आपसे कह रहा है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। अब आप देखेंगे तो ये बनेगा जो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद 754 बनेगा, ये बनेगा 742, ये बनेगा 656, सॉरी 54 बनेगा ना, 654 बनेगा। ठीक है, इसको देखें तो ये 742 742 रहेगा, और ये कहीं ना कहीं 4 के करीब बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी में जो सबसे बड़ा नंबर है वो 754 है। तो 754 बना किससे, 547 से बना, तो 547 इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला सवाल, 20 सेकेंड्स फॉर दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, हालांकि मैंने 20 सेकंड्स बोले थे लेकिन मैंने आपको 25 सेकंड का टाइम दिया था। ठीक है, मुझे लगा कि इसमें थोड़ा सा जो नए बच्चे हैं उनको 25 सेकंड तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अब देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, यदि दूसरी सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, तो पहली सबसे छोटी संख्या है बच्चों 247 और दूसरी सबसे छोटी संख्या है 343 और इसकी सेकंड डिजिट है 4। आगे बढ़ो, सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, अब यहां बच्चों सबसे बड़ी जो संख्या है वो है आपके पास 742 और इसकी जो थर्ड डिजिट है वो है 2। ठीक है, 2 आ गया, से डिवाइड किया जाता है, इनको डिवाइड करें, 4 को यदि 2 से डिवाइड करें तो बच्चों रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। तो रिजल्ट क्या होगा, 2 होगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर, और पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए ही मैं आपको जो समय दूंगा वो 30 सेकंड, चलो 40 सेकंड का दे देते हैं। इस क्वेश्चन के लिए बच्चों 40 सेकंड का टाइम आपको दे देते हैं ताकि आप इसका लॉजिक ढूंढ पाए।
ओके फ्रेंड्स, समय हुआ था यहाँ पे समाप्त। अब मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ कि इसका लॉजिक क्या है। देखिए, यहाँ पे एक कोड यूज किया गया है F25W3B8। अब ये कैसे बन रहा है, इसका लॉजिक बताते हैं। सबसे पहले यदि आप इसको चाइनीज कोडिंग समझ रहे हैं, यदि आप इसको चाइनीज कोडिंग समझते हैं बच्चों, तो ये चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका एक डिजाइन किया गया क्वेश्चन है और ये क्लर्क के अंदर आ सकता है। बच्चों जैसे y आपके कितने नंबर पे आता है अल्फाबेट्स के अंदर, तो y की प्लेस वैल्यू होती है 25। तो इसने क्या किया, 25 को देखो यहां लिख दिया। अब आप देखिएगा क्रिएटेड में c फर्स्ट पे है, तो फर्स्ट लेटर c है और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 3। तो देखो 3 का यहां पे यूज किया गया है। हिस्ट्री में फर्स्ट लेटर h और h की प्लेस वैल्यू होती है 8 और 8 आप देख सकते हैं यहां पे यूज किया गया है। तो अल्टीमेटली नंबर कहां से आ रहा है ये तो हमें पता लग गया। अब बात करते हैं ये लेटर कहां से आ रहा है। बच्चों आप समझिएगा, u के अंदर, सॉरी वाई ओ यू के अंदर लास्ट लेटर u है और u का रिवर्स लेटर क्या होता है, u का रिवर्स लेटर होता है f। इसकी ट्रिक है यूज फुल, यू एफ। तो f यहां पे आ गया, बिल्कुल आ गया। क्रिएटेड में लास्ट लेटर डी है, डी का रिवर्स लेटर होता है डब्ल्यू, दूध वाला। ट्रिक क्या है इसकी, दूध वाला। तो देखिएगा डब्ल्यू यहां पे यूज किया गया, बिल्कुल किया गया है। हिस्ट्री में लास्ट लेटर है वाई और वाई आप देखिएगा, वाई की जो रिवर्स लेटर होता है वो होता है बी। तो आप देखो बी का यहां यूज किया गया है, बिल्कुल किया गया। तो अल्टीमेटली फर्स्ट लेटर का तो ये प्लेस वैल्यू और लास्ट लेटर का ये रिवर्स करके उसको आगे लिख रहा है, ठीक है। अब इसने हमसे जो कोड पूछा है वो हिस्ट्री और रिवैम्पिंग का पूछा है। तो बच्चों हिस्ट्री में एच आता है 8 नंबर पे और वाई का जो रिवर्स लेटर होता है वो बी होता है, तो बी 8 आ जाएगा। और रिवैम्पिंग में आर आता है 18 पे और जी का जो रिवर्स लेटर होता है वो टी होता है, तो ये टी आ जाएगा। तो कुल मिला के ये हमारा आंसर बनेगा बी 8T18। तो बी 8T18 कहां पे है बच्चों, बी 8T18 कहीं पर भी नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो नन ऑफ दीज होगा, ऑप्शन ई करेक्ट है। क्योंकि T18 हमें चाहिए था, R18 पे आता है, बिल्कुल सही है, और जी का रिवर्स टी, जीटी रोड, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ई होगा। अब चलते हैं अगले सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा और इसके लिए 20 सेकंड का टाइम है। ओके फ्रेंड्स, समय होता है समाप्त। अब देखिएगा पी आपका कितने नंबर पे, 16 पे। सी का रिवर्स लेटर होता है एक्स, तो एक्स 16 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो एक्स 16 का मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल कीजिए, 20 सेकेंड्स। ओके, समय होता है समाप्त। अब देखिएगा इसका क्या आंसर होगा। इसने T18 के लिए वर्ड पूछ लिया, तो वर्ड फिर दोस्तों हमें ऑप्शंस में से जाना पड़ेगा। अब जैसे आप देखिए कि 18 इसने कैसे यूज किया है कि 18 जो होता है इस पर कौन सा लेटर आता है, 18 पर लेटर आता है आर। तो देखिए आर तो सभी में ही है, आर तो यहां सभी में दे रखा है। चलो ठीक है। अब यहां पे टी का यूज किया गया है, तो टी का रिवर्स लेटर लास्ट में दिखना चाहिए, तो टी का रिवर्स होता है जी। अब जी आप देखो कहां पे दिख रहा है, जी यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है। ऑप्शन सी में लास्ट के अंदर जी दिखाई देता है, तो यस ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अब चलना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, समय शुरू होता है अब 20 सेकंड। ओके फ्रेंड्स, समय होता है समाप्त। अब देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, तो 16 को लास्ट में, और टी का रिवर्स होता है जी, तो जी को स्टार्टिंग में, तो जी 16 कहां पे है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला सवाल। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको जो समय दिया जाएगा वो होगा ओनली फॉर 40 सेकेंड्स।
ओके फ्रेंड्स, समय होता है समाप्त। अब ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और आईबीपीएस आरआरबी सॉरी आईबीपीएस क्लर्क के अंदर ये सवाल आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और जो ये पेपर मैंने डिजाइन किया है बच्चों, ये क्लर्क को ध्यान में रख के ही डिजाइन किया है। अब देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले इसको साइड में कर देते हैं और हमें थोड़ा स्पेस चाहिए तो स्क्रीन को करते हैं थोड़ा सा छोटा। ये लीजिए, काफी स्पेस आ गया है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो, फर्स्ट आपसे कहता है के इज फादर, के इज फादर ऑफ जे, यानी के फादर है जे के। तो बच्चों के ऊपर होने चाहिए और जे नीचे होना चाहिए, क्योंकि जो फादर होते हैं वो ऊपर की जनरेशन में आएंगे। ठीक है, तो के जे के फादर है, इस तरीके से डिनोट करना होगा। आगे चले, जे इज द सिस्टर ऑफ एल। जे है ना एल की सिस्टर है, तो बच्चों जो यदि जे एल की सिस्टर है तो जे एंड एल दोनों सेम जनरेशन में होंगे, और जे यदि सिस्टर है तो उसके ऊपर माइनस का साइन आएगा क्योंकि वो फीमेल है इसलिए। एल इज मदर ऑफ डी, एल है ना डी की मदर है, तो बच्चों एल यदि मदर है डी की तो एल ऊपर होनी चाहिए और डी नीचे होना चाहिए। और एल मदर है तो एल के ऊपर माइनस होगा, डी के ऊपर कोई भी साइन नहीं आएगा। फिर कहता है के इज मैरिड टू टी, के की शादी टी के साथ हुई है, तो ये लीजिए के की शादी सीधे सीधे हम करवाते हैं किसके साथ, टी के साथ। और के यदि प्लस है तो बाय डिफॉल्ट टी माइनस होगी क्योंकि दोनों मैरिड कपल है। टी हैज ओनली टू डॉटर्स, टी के केवल दो ही बेटी हैं। बेटी दो हैं बच्चों, बेटे और भी पॉसिबल है। बेटी दो हैं, यस दो बेटियां हमें मिल चुकी हैं, एक जे है और एक एल है। आगे बढ़ो, टी इज मदर ऑफ यू, टी है ना यू की मदर है, तो बच्चों यू को हम यहां लिख लेते हैं और यू एक प्लस हो जाएगा क्योंकि इसने बोला था कि टी के दो ही बेटी हैं और दोनों बेटियों के नाम मेरे पास हैं जे एंड एल। और यदि टी यू की भी मदर है तो इसका मतलब यू टी का सन कहलाएगा क्योंकि टी की बेटियां तो सिर्फ दो ही थी। आगे बढ़ो, टी इज दी सिस्टर ऑफ एम, टी है ना एम की सिस्टर है, तो बच्चों ये इस तरीके से यहां पे आ जाएगा। तो कुल मिला के डायग्राम यहां कंप्लीट होता है। फर्स्ट आपसे कहता है कि टी का डी से क्या संबंध है, यानी टी का डी से रिलेशन पूछ रहा है। तो टी का रिलेशन डी के साथ बताना है बच्चों। देखिएगा टी यहां पे है और डी यहां पे है, तो सबसे पहले आप देखो ये तो है डी की मदर और ये डी की मदर की भी मदर है। तो बच्चों मदर की मदर यानी माता की माता जी क्या कहलाती हैं, ग्रैंड मदर कहलाती हैं, यानी कि आपकी क्या कहलाएंगी, ऑप्शन सी ग्रैंड मदर, या फिर हम कह सकते हैं मैटरनल ग्रैंड मदर यानी कि नानी कहलाएंगी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब चलना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, अब मैं आपको इसके लिए सिर्फ 10 सेकंड का समय दूंगा, ध्यान रखिएगा, ओनली फॉर 10 सेकंड। समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त। अब देखिए इसने क्या पूछा है। इसने आपसे बच्चों ये पूछा है कि एम का एल से क्या संबंध है। तो देखिए एक बार डायग्राम पे चलते हैं वापस। एम का रिलेशन एल से पूछ रहा है, तो बच्चों देखो एम के ऊपर कोई भी साइन प्रेजेंट नहीं है। तो आप सबसे पहले तो ये देखो एम के ऊपर कोई भी साइन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि एम मेल है या फीमेल है ये तो पता ही नहीं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब चलना होगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आर की शादी यू के साथ होती है तो आर का टी से क्या संबंध है। यदि आर की शादी यू के साथ करवाई जाती है तो आर का टी से रिलेशन पूछ रहा है, तो चलो एक बार देखते हैं। अब यदि दोस्तों आर की शादी टी के साथ करवा दी जाए, वन सेकेंड रुकिए, सॉरी आर की शादी यू के साथ हुई है, यदि आर की शादी यू के साथ होती है तो ये लीजिए आर की शादी कराते हैं यू के साथ। यू यदि प्लस है तो बताओ जरा फिर आर क्या कहलाएगी, माइनस कहलाएगी। अब इसने पूछा क्या है, तो आर का टी से रिलेशन पूछा है। तो आर का टी से रिलेशन पूछा है बच्चों, ये जो आर है ना ये इस टी की क्या कहलाएगी। आप देखिएगा यू तो है टी का बेटा और ये इसकी पत्नी है, तो बेटे की पत्नी क्या कहलाती है, पुत्र वधु कहलाती है। यानी कि आपकी पुत्र वधु का मतलब डॉटर इन लॉ, और डॉटर इन लॉ का मतलब हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, डॉटर इन लॉ यानी कि बहू यानी कि पुत्र। अब चलना होगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और इस क्वेश्चन के लिए जो आपको समय दिया जाता है बच्चों वो दिया जाएगा 50 सेकंड का।
चलिए, मैंने आपको 5 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ पहला टेस्ट है और फिर कुछ बच्चे नए भी हो सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम देके चलूं। अब देखिएगा, आपसे कहता है कि 7 फ्रेंड्स, इनके नेम दे रखे हैं, आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। तो हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके अंदर 7 लोगों को बैठाते हैं। तो बच्चों, हमने एक लाइन के अंदर टोटल 7 पर्सन को बैठा दिया है। अब आपसे कहता है W इज 5th टू द राइट ऑफ T। W है ना, T के राइट में 5वें नंबर पे है। यदि बच्चों इनका फेस नॉर्थ की तरफ है तो इनका राइट हमारा राइट, इनका लेफ्ट हमारा लेफ्ट बिल्कुल एक जैसा होगा। अब यानी इसने बोला है कि T के W इज 5th टू द राइट ऑफ T, यानी T के राइट में 5वें नंबर पे W आना चाहिए। W आर नॉट ऑन द आइदर कॉर्नर, यानी W किसी भी कॉर्नर पे नहीं है। अब बच्चों देखिएगा, यदि मैं W को यहां बैठा दूं तो इसका राइट होगा इधर। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि मेरा राइट भी इधर है, तो W का राइट भी इधर होगा। तो देखिएगा, W के राइट में 1 2 3 4 5, T आपका यहां बैठेगा। और इसने ये कहा था कि W किसी कॉर्नर पे नहीं होना चाहिए, तो यस यू कैन सी कि W कॉर्नर पे नहीं है। 2 people आर सिटिंग बिटवीन Z एंड X। बच्चों कहता है कि Z और X के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं, तो इसको मैंने नीचे लिख लिया है और अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब आगे चलते हैं। Y इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U। Y U के लेफ्ट को तीसरा है, तो बच्चों इसको लिख लेते हैं कि U के लेफ्ट में तीसरे नंबर पे कौन आएगा? Y आएगा। तो इसको मैंने नोट डाउन कर लिया है। आगे चलो। Y सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो। Y है ना, लाइन के ठीक बीच में बैठा है। तो बच्चों Y यदि लाइन के ठीक बीच में है तो Y सिर्फ और सिर्फ यहीं बैठ सकता है। और ये Y कैसे बैठा है? U के लेफ्ट में तीसरा है। तो देखिएगा, U के लेफ्ट में, एक सेकंड रुको, लाइन के अंदर हम एक बार काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 पर्सन है। अब इसने क्या बोला था? W इज 5th टू द राइट ऑफ T। ओके, यहां पे बच्चों हमने गड़बड़ कर दी है। इसको एक बार मैं वापस से इरेज करके वापस बनाता हूं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये टोटल 7 लोग यहां बैठ चुके हैं। अब ये आपसे कहता है कि W T के दाएं 5वां है और W किसी कॉर्नर पे नहीं होना चाहिए। तो बच्चों यस, अब ये बिल्कुल सही है कि T को यहां बैठाएंगे। 1 2 3 4 5, W यहां पर आएगा। ठीक है, ये हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। हमने इसको क्या किया था? उल्टा कर दिया था। W के राइट में 5वें नंबर पे T कर दिया था, जबकि ऐसा नहीं था। कि इसने ये बोला था कि T के राइट में 5वें नंबर पे W है। आगे बढ़ो। और W किसी कॉर्नर पे नहीं है। अब आप देख सकते हैं W कॉर्नर पे नहीं आ रहा है। Z और X के बीच में 2 लोग हैं। अब इसने ये बोला था कि Y लाइन के ठीक बीच में है और U के लेफ्ट में तीसरा है, तो Y को ठीक बीच में बैठा दो बच्चों। और आप देख सकते हैं कि U के लेफ्ट में 1 2 3, तीसरे नंबर पे Y आ रहा है। इसने ये भी कहा था कि Z और X के बीच में 2 बंदे हैं। तो बच्चों, Z और X के बीच में यदि 2 बंदे हैं तो वो दोनों बंदे सिर्फ यहीं बैठ सकते हैं और कहीं भी नहीं बैठ सकते। आगे बढ़ो। Z Y के बगल में नहीं बैठा। अब यदि Z Y के बगल में नहीं बैठा है बच्चों, तो फिर Y के बगल में किसको बैठाते हैं? X को बैठा देते हैं, और जो आपका Z है वो बैठ जाएगा इस जगह पर। अल्टीमेटली आपके सारे लोग बैठ चुके हैं। एक बंदा यहां पेंडिंग है, जो पेंडिंग है उसको आप बैठा सकते हैं। अब चलते हैं हमारे सीधे सीधे क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? W के संबंध में Z की पोजीशन, यानी W से खड़े होकर देखो कि Z कहां है। तो दोस्तों, W यहां पे है, तो W के लेफ्ट साइड में Z है और नंबर कितना है? 1 2 3 4, लेफ्ट में 4th नंबर पे। तो 4th लेफ्ट कहां पे है बच्चों? ऑप्शन सी के अंदर है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अंतिम कोनों पर कौन बैठे हैं? हु इज सिटिंग ऑन द लास्ट कॉर्नर। तो बताइए जरा, कॉर्नर्स पे कौन कौन से बंदे आ रहे हैं बच्चों? एक तो आ रहा है T और एक आ रहा है U। तो T एंड U हमारे सही आंसर हैं। इसका मतलब ऑप्शन E इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। अगले सवाल पे चलना होगा। W के राइट में दूसरा कौन बैठा है? तो W के राइट में दूसरा कौन है बच्चों? W के राइट में दूसरे नंबर पे कोई भी बंदा नहीं आ रहा है, क्योंकि W आपका सेकंड लास्ट पोजीशन पे है इसलिए। तो देखिए, W के राइट में दूसरे नंबर पे कोई नहीं है, नन का मतलब ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हुआ। आगे देखो, X और Y के बीच में कौन बैठा है? तो बताइए बच्चों, X और Y के बीच में कौन आ रहा है? X और Y के बीच में तो कोई भी नहीं आ रहा, यानी X और Y के बीच में कोई बंदा नहीं है। कितने बंदे हैं या कौन है? हम कहेंगे 0 बंदे हैं। हालांकि इसने ये पूछना चाहिए था कि कितने बंदे हैं। ठीक है, बंदे पूछता है तो हमारा 0 आंसर आएगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट आपसे कहता है हु इज द पर्सन ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर, यानी एकदम बाएं किनारे पर कौन बंदा बैठा है। तो एकदम बाएं किनारे पर कौन बैठा है, एकदम बाएं किनारे पर बच्चों टी बैठा है। तो टी का मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है बच्चों। इसके लिए आपको टोटल मिलेंगे 1 मिनट का समय, या चलो इसके लिए आपको 1.5 मिनट का समय दे देते हैं। 90 मिनट का टाइम है आपके पास, सॉरी 90 सेकंड का टाइम है। ओके फ्रेंड्स, टाइम इज ओवर। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो मुझे स्क्रीन को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि सॉल्यूशन के लिए मुझे स्पेस चाहिए, इसलिए चलेगा। अब देखते हैं इसने क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन दी है। तो सबसे पहले तो एक सर्किल है, इतना मैंने पहले ही पढ़ लिया था, तो एक सर्किल को हम ड्रॉ कर देते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ जी। और एक सर्किल में टोटल 8 पर्सन है, ये भी मैंने पढ़ लिया था। तो एक सर्किल के अंदर 8 लोगों को बैठा देते हैं। अब आपसे क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, एक एक का यूज करते हैं, सुनना जरा। 8 लोग हैं और इनके नाम भी दिए हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो केंद्र की ओर हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो केंद्र से बाहर की ओर हैं। डब्ल्यू वाई के बाएं दूसरे स्थान पे है, जिसका मुख केंद्र की तरफ नहीं है। बच्चों जो, जिसे, जिसका, हु, हुज, हुम, ये वर्ड्स ऑलवेज सेकंड पर्सन या इनके नियर बाई पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं। तो सबसे सेकंड पर्सन या फिर नियर बाई पर्सन कौन आ रहा है, वाई। ये बोल रहा है कि वाई का फेस सेंटर की तरफ नहीं है, तो बच्चों वाई का फेस सेंटर से बाहर होगा। तो वाई का फेस यदि सेंटर से बाहर है तो मैंने इसको इस तरीके से बैठा दिया। अब यदि बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, यस, मेरी बात को ध्यान से सुनिए बच्चों। मैं ये मान के चल रहा हूं कि सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ रखा है, और यदि किसी बंदे का फेस सेंटर की तरफ है तो लेफ्ट होगा क्लॉकवाइज, राइट होगा एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको आता है। और यदि किसी बंदे का फेस सेंटर से बाहर की तरफ है तो लेफ्ट होगा एंटी क्लॉकवाइज और राइट होगा क्लॉकवाइज। इतनी बातें आपको पता होंगी, ये मैं मान के चल रहा हूं, अज्यूम करके चल रहा हूं। अब इसने बोला है कि डब्ल्यू वाई के लेफ्ट में दूसरा है, तो फिर डब्ल्यू को हम यहां बैठाएंगे क्योंकि वाई का फेस आउटसाइड है। तो वाई यदि आउटसाइड फेस करता है तो लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट होगा एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड को देखिएगा, जेड और यू डब्ल्यू के निकटतम पड़ोसी हैं। अब जेड और यू डब्ल्यू के निकटतम पड़ोसी हैं, तो बच्चों जेड और यू सिर्फ और सिर्फ यहीं बैठ सकते हैं और कहीं पर भी नहीं बैठ सकते। आगे चलिएगा। एस जेड के राइट में दूसरा है। अब यदि एस जेड के राइट में दूसरा है, लेकिन बच्चों हमें जेड की फेसिंग नहीं पता, इसलिए इसको हम लिख लेते हैं अभी जेड के राइट में। जेड के राइट में सेकंड नंबर पे कौन आएगा, एस आएगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। डब्ल्यू वी के लेफ्ट में तीसरा है। डब्ल्यू है ना, वी के लेफ्ट में तीसरा है। तो बच्चों एक बात को सुनिएगा, यदि डब्ल्यू वी के लेफ्ट में तीसरा है तो डब्ल्यू और वी के बीच में 2 बंदे आने चाहिए। यदि मैं कहता हूं कि डब्ल्यू वी के लेफ्ट में 5वां है तो डब्ल्यू और वी के बीच में 4 बंदे आएंगे। यदि मैं कहता हूं डब्ल्यू वी के लेफ्ट में छठा है तो डब्ल्यू और वी के बीच में 5 बंदे आएंगे। तो इसने ये बोला है आपसे कि डब्ल्यू वी के लेफ्ट को तीसरा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डब्ल्यू और वी के बीच में कितने बंदे आएंगे,
दो बंदे आएंगे क्योंकि लेफ्ट में तीसरा बोला है। तो बच्चों वी आपका यहां पर भी पॉसिबल है और वी आपके यहां पर भी पॉसिबल है, हमें अगली लाइन के ऊपर चलना होगा। इसने आपसे कहा है और उसी दिशा में मुख कर रहा है जिस दिशा में एस मुख करता है, और डब्ल्यू के लिए कह रहा है ये कि डब्ल्यू वी के लेफ्ट में तीसरा है और डब्ल्यू उसी डायरेक्शन में फेस करता है जिस डायरेक्शन में एस फेस करता है। तो अल्टीमेटली डब्ल्यू एंड एस ये आपके सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं, इसको मैंने नोट डाउन करके रख दिया है, ठीक है। और ये वाली इंफॉर्मेशन भी लिख लेते हैं कि V के लेफ्ट में तीसरे नंबर पे कौन आएगा, W आएगा। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट आपसे क्या कहता है, U X के ठीक दाएं बैठा है, U X के ठीक दाएं बैठा है। तो बच्चों अब मेरी बात सुनो, यदि U यहां बैठेगा तो बताओ X आपके दोनों साइड नहीं बैठ सकता, U की दोनों साइड भरी हुई है, तो अल्टीमेटली U को यहां नहीं बैठा सकते। तो बच्चों आप U को फिर यहां बैठाओ इस जगह पर और X को यहां बैठाओ। आइए जरा एक बार इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। U को यहां सेट करेंगे और Z को यहां सेट करेंगे। यहां तो सेट करते हैं किसको, Z को, और यहां सेट करेंगे U को। और इसने बोला है कि U X के इमीडिएट राइट में है। तो बताइए बच्चों X का फेस यदि मैं आउटसाइड करता हूं तो X के तुरंत दाईं ओर U बैठ पा रहा है, बिल्कुल बैठ पा रहा है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या कहता है, U X के ठीक दाएं है जो S के बाएं तीसरा है। मैंने अभी आपको बताया जो यानी कि हु ये ऑलवेज सेकंड पर्सन के लिए यूज किया जाता है। तो बताइए यहां पे सेकंड पर्सन कौन है, यहां पे सेकंड पर्सन X है। इसने बोला है कि जो X है ना वो S के लेफ्ट में तीसरा है। अब बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि S और X के बीच में दो बंदे आने चाहिए। अब S और X के बीच में यदि दो बंदे आएंगे तो बताइए बच्चों S को फिर मुझे यहीं बैठाना पड़ेगा। तो V यहां हमारा फिक्स नहीं था, अनसर्टेन था, तो V को यहां से हटा देते हैं और यहां S को बैठा देते हैं। और बच्चों यदि V को आपने यहां से हटाया तो बताओ जरा V यहां पे कंफर्म हो जाएगा क्या, जी बिल्कुल, V यहां पे हो जाता है आपका कंफर्म, V इस वाली पोजीशन पे हो जाता है कंफर्म। अब इसने बोला था कि S के बाएं तीसरा X बैठा है। तो बताइए बच्चों S का फेस मुझे इनसाइड करना चाहिए। अब आप देख सकते हैं S के लेफ्ट में तीसरा X है। अब इसने यहां पे ये बोला था कि V के लेफ्ट में तीसरा W है। अब दोस्तों V को हमने फिक्स कर दिया है इस जगह पर। मुझे एक बात बताइए V की फेसिंग किधर करनी चाहिए कि V के लेफ्ट में तीसरा W आ जाए। तो बच्चों V की फेसिंग हमें इनसाइड करनी पड़ेगी। V का फेस यदि इनसाइड करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि V के लेफ्ट में तीसरा कौन है, W बैठा है। हमने इस वाली इंफॉर्मेशन का बच्चों यूज कर लिया है तो इसको मैं काट रहा हूं। अब हमें पता है कि W और S सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं, तो यदि S आपका इनसाइड है तो बच्चों W भी आपका इनसाइड फेस करेगा। हमने इस वाली इंफॉर्मेशन का भी यूज कर लिया और हमने इसका भी यूज कर लिया है। हमारे पास एक दो और भी इंफॉर्मेशन है, उनका यूज कर लेते हैं। V T के ठीक दाएं बैठा है, V है ना T के इमीडिएट राइट में है। तो बच्चों यदि हम T को यहां बैठाएं और T का फेस कर देते हैं आउटसाइड, तो आप देखिए T के इमीडिएट राइट में कौन है, V बैठा है। आगे बढ़ो, U और T का मुख समान दिशा में है, U और T सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं। यदि बच्चों T आउटसाइड है तो इसका मतलब U भी आपका आउटसाइड होगा। अब लास्ट एक इंफॉर्मेशन बची हुई है कि Z के राइट में सेकंड S बैठा है। तो बताइए बच्चों Z की फेसिंग मुझे आउटसाइड करनी पड़ेगी, तभी तो इसके राइट में सेकंड कौन आएगा, S बैठ पाएगा। तो इस प्रकार से ये मेरा सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब इसके जो क्वेश्चंस है फटाफट से उनको बना लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने था कि निम्न में से कौन Y के ठीक बाएं बैठा है। तो Y के इमीडिएट राइट में कौन है बच्चों, Y के बाएं बोला है ना, यस बाएं बोला है, इन लेफ्ट। तो Y के इमीडिएट लेफ्ट में Z बैठा है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही। अगला सवाल आपसे कहता है कि T के राइट में गिनने पर T और X के बीच में कितने लोग हैं। T के राइट में गिनो और फिर देखो T और X के मिडिल पर्सन कितने हैं। तो देखिएगा बच्चों T से यदि हम राइट में गिनते हैं तो T और X के बीच में सिर्फ एक बंदा V आ रहा है, तो ओनली फॉर V है, इसका मतलब ऑप्शन ई इज करेक्ट। आगे बढ़ो, कितने लोगों का मुख केंद्र की ओर नहीं है, यानी केंद्र से बाहर वाले बंदे काउंट करने हैं। तो बच्चों केंद्र से बाहर एक तो X है, एक U है, Z है, Y है, S है और T है। तो 1 2 3 4 5 6 6 बंदे ऐसे हैं जो आउटसाइड फेस करते हैं, तो यानी +4 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़िए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि U के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, यानी U के रेस्पेक्ट में हमें ट्रू स्टेटमेंट चाहिए। तो देखो ये आपसे कहता है U का फेस इनसाइड है,
तो आप चेक कीजिए क्या यू का फेस इनसाइड है? नहीं बच्चों, यू का फेस तो आउटसाइड है, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या कहता है? एक्स यू के इमीडिएट राइट में है। क्या एक्स यू के इमीडिएट राइट में है? नहीं बच्चों, यू के इमीडिएट राइट में तो डब्ल्यू है, तो ये भी आपका गलत है। अब नेक्स्ट को देखो, u और y के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। u और y के बीच में ओनली वन पर्सन है क्या? u और y के बीच में ओनली वन नहीं, दो पर्सन आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। लास्ट आपसे कहता है u और s के बीच में तीन बंदे हैं। u और s के बीच में तीन बंदे हैं। यस दोस्तों, आप देख सकते हैं u और s के बीच में आपको तीन बंदे नजर आते हैं। इसका मतलब ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही जवाब हुआ। ऑप्शन ई एकदम करेक्ट है। अब चलना होगा आगे। आपसे कहता है कि जेड के रेस्पेक्ट में एक्स की पोजीशन क्या है, यानी जेड से खड़े होकर देखो कि एक्स कहां बैठा है। तो चलो आइए चेक करते हैं। बच्चों जेड आपका यहां है और एक्स आपका यहां है, तो एक्स कैसे बैठा है? जेड के लेफ्ट में तीसरा और जेड के राइट में पांचवा, दो पोजीशन बनती हैं। आइए जरा देखते हैं कौन सा आंसर दिया है। तो जेड के लेफ्ट में तीसरा, थर्ड लेफ्ट दिया है क्या? यस दोस्तों, थर्ड लेफ्ट दिया है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट हमारे पास दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 34, 35। इनको कंप्लीट करते हैं और आज का मॉक टेस्ट होता है कंप्लीट। और बच्चों, मैं आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन के लिए जो मैं आपको समय दूंगा वो होगा 50 सेकेंड्स, यानी 50 सेकंड का समय आपको मिलता है। ओके फ्रेंड्स, समय होता है आपका समाप्त। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं और सबसे पहले स्क्रीन को करते हैं थोड़ा सा छोटा। अब बनाते हैं इसका डायग्राम। आपसे कहता है कि पॉइंट बी पॉइंट ए के 5 मीटर साउथ में है। तो चलिए, ये हमारा ए पॉइंट है, इसके साउथ में ये हमारा बी पॉइंट है और डिस्टेंस इज 5 मीटर। आगे बढ़ो। फिर आगे आपसे कहता है सी बी के ईस्ट में है, तो बी के ईस्ट में है सी पॉइंट और डिस्टेंस इज 2.5 मीटर। आगे बढ़िएगा। पॉइंट डी पॉइंट सी के 5 मीटर साउथ में है, तो सी के साउथ में डी पॉइंट है और डिस्टेंस इज 5 मीटर। आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपसे कहता है पॉइंट ई पॉइंट डी के 3 मीटर ईस्ट में है, तो डी के ईस्ट में इधर आएगा हमारा ई पॉइंट और डिस्टेंस इज 3 मीटर। आगे बढ़ो। पॉइंट एफ पॉइंट ई के 10 मीटर नॉर्थ में है। एफ है ना, ई के नॉर्थ में है 10 मीटर, तो ई के नॉर्थ में 5 मीटर तक तो एफ यहां पे आएगा और फिर 5 मीटर एफ यहां आएगा, तो टोटल एफ चलेगा 10 मीटर और डिस्टेंस हो जाएगी 10 मीटर। और आप देख सकते हैं कि एफ और ए एक स्ट्रेट लाइन के अंदर भी आएंगे। आगे चलो। पॉइंट जी पॉइंट ई के साउथ में इस प्रकार है कि एफ और जी के बीच एक सीधी रेखा बनती है 20 मीटर, यानी ई के साउथ में सबसे पहले जी पॉइंट को बैठाइए। अब ये कहता है कि एफ और जी के बीच में 10 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। तो बताओ जरा, ई और जी के बीच में यदि हम 10 मीटर लिखते हैं तो आप देख सकते हैं एफ और जी के बीच में 10 मीटर की डिस्टेंस है। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि यदि बिंदु जे बिंदु ए से 2.5 मीटर ईस्ट में है, तो यदि जे पॉइंट को हम इधर बनाते हैं इस जगह पर और डिस्टेंस करते हैं 2.5 मीटर, तो आपसे कहता है कि कौन सा बिंदु जे के सबसे नजदीक है। तो जे के सबसे करीब वाला पॉइंट हमसे पूछ रहा है, तो पॉइंट बी ऑप्शन ए में दिया है, तो पॉइंट बी तो दोस्तों आपका सबसे करीब नहीं हो सकता, पॉइंट बी तो आपका दूर बैठेगा, तो पॉइंट बी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। पॉइंट ई, तो पॉइंट ई तो वाकई में बहुत दूर बैठा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। पॉइंट एफ, तो पॉइंट एफ दोस्तों यदि आप देखते हैं तो पॉइंट एफ से डिस्टेंस बनेगी 3 मीटर की, क्योंकि यदि ये 3 है, यदि ये 3 है तो ये भी 3 होगा। ठीक है। पॉइंट सी दोस्तों, पॉइंट सी आपका दूर बैठा है, क्योंकि देखिए
ये जो डिस्टेंस है आपकी टोटल 5 मीटर की बैठेगी, ठीक है। और पॉइंट डी तो आपका वाकई में बहुत दूर बैठा है। तो यदि गिवन ऑप्शन में से देखें तो पॉइंट एफ हमारा एक ऐसा पॉइंट है जो 3 मीटर की डिस्टेंस पे आ रहा है, तो पॉइंट एफ हमारा इसका सही आंसर होना चाहिए। अब यदि दोस्तों मैं जे से लेके बी तक की एक स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस निकालूं, तो आइए जरा जे से लेके बी तक की स्ट्रेट डिस्टेंस को भी चेक कर लेते हैं कि कितनी बनेगी। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, यानी कि आपका कर्ण है। तो कर्ण यानी आधार का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आएगा 25, और ये लगभग यदि हम इसको 2.5 को देखें तो 25 का स्क्वायर होता है 625, तो इसको अपन बोलेंगे 6.25, तो ये हो जाएगा 31.25। तो 31.25 का रूट निकालोगे तो लगभग ये 5 प्लस बैठेगा। अब यदि 5 प्लस बैठ रहा है तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा नजदीक तो फिर आपका ई पॉइंट ही सॉरी एफ पॉइंट ही आएगा, क्योंकि एफ पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर की है। तो हमारा जो बेस्ट आंसर है वो एफ पॉइंट यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। अब चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन और है, उसको और देख लेते हैं। लास्ट आपसे कहता है कि बिंदु जी के रेस्पेक्ट में डी की डायरेक्शन क्या है। तो जी से खड़े होकर देखो डी कहां बैठा है। तो दोस्तों जी हमारा यहां पे है, जी हमारा यहां पे है और डी हमारा इस जगह पर है। तो आप यही कहेंगे कि ये तो होती है नॉर्थ डायरेक्शन और ये होती है वेस्ट डायरेक्शन। तो डी पॉइंट है ना जी के नॉर्थ वेस्ट में है, तो जी के नॉर्थ वेस्ट में है डी पॉइंट। तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हुआ। तो इस प्रकार से हमारे रीजनिंग के टोटल 35 क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं कंप्लीट। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। तो दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।